सन 1444 बुनियादी के खिलाफ एक बड़ा मुहासरा। मुराद ने फौज की हिकमत अमली दिखाई और दुश्मन को हर कदम पर हैरान किया। सन 1448 ये वो लम्हा था जब सल्तनत ने पूरे यूरोप में अपने कदम जमा लिए थे। मुराद ने न सिर्फ जमीन पर फतह हासिल की बल्कि उस्मानी फौज को मजीद मजबूत किया। सन 1451 में मुराद II का दौर खत्म हो चुका था, मगर उस्मानी सुल्तानत अब सिर्फ अनातोलिया की नहीं रही थी, ये बाल्कान में भी मजबूती पकड़ चुकी थी। चिराग स्टिल जल रहे थे और ये रोशनी ये बता रही थी कि ये सुल्तानत अब बढ़ने, फतह करने और तारीख लिखने के लिए तैयार है। सन 1451 में कुछ लम्हे के लिए तख्त खाली था, लेकिन ख्वाब बहुत बड़े थे। सुल्तान का नाम था महमद II। बाद में इसे फातेह के नाम से जानेंगे। वो जानता था कि सल्तनत सिर्फ जमीन पर ही नहीं बल्कि इसे ख्वाबों में भी फतह मांगती है। बड़े किले, मजबूत शहर और दुश्मन जो खुद को नाकाबिले तस्खीर समझते थे, ये सब इसके सामने थे। सन 1453 कुस्तुनतुनिया ये सिर्फ शहर नहीं था बल्कि ये एक तहजीब का दिल था। सेकंड ने फैसला किया ये दिल फतह करना होगा। मुहासरा, मंसूबा एंड हर कदम सोच विचार के साथ उठा कर रखा। ना कोई जल्दी और ना कोई भाग दौड़ बल्कि हिकमत और बहादुरी का इम्तिजाज इख्तियार किया। एंड जब आखिरी दिन आया, कुस्तुनतुनिया के दरवाजे गिरे और तारीख ने नोट किया अब एक सल्तनत ने यूरोप एंड एशिया दोनों पर अपना असर जमाना शुरू किया। ये फतह सिर्फ फौज की नहीं थी, ये तदबीर, सब्र और ख्वाबों की फतह थी। कई शहर और कई किले महमद ने वो कर दिखाया जो कोई भी आज तक बाज़ंतीन की 1100 साल पुरानी दीवारें गिरा ना सके, मगर महमद II ने वो भी कर दिखाया। और वक्त गुजरते गुजरते 1512 आया एंड तख्त पर एक नया सुल्तान। वो नाम था सेलिम I। छोटा सा दौरानिया मगर इरादा बहुत बड़ा। सल्तनत के शमाल और मशरिक में खतरे घेरे हुए थे। ममलूक मिस्र और फारिस की सिफवी सुल्तनत और अंदरूनी साजिशें सब एक साथ सामने हैं। सेलिम I ने अपना पहला फैसला किया, ताकत के लिए तेज कदम और बिला तवक्कुफ फैसले। सन 1514 चालदरन की जंग। सफवी सुल्तनत के सामने उस्मानी फौज तेजी और हिकमती के साथ खड़ी थी एंड नतीजा उस्मानी फतह और शर्क की सरहदें महफूज हुई। सन 1517 ममलूके सल्तनत का मुहासरा किया, काहिरा फतह हुआ और सेलिम I ने खिलाफत अब्बासिया का हक अपने हाथ में ले लिया। ये दौर बहुत छोटा सा था मगर इसके असर बहुत बड़े थे। सल्तनत की सरहदें बहुत वसी और फौज मजीद मजबूत की एंड खिलाफत स्टिल उस्मानी के हाथ। एंड सेलिम ने ये कर दिखा दिया कि कभी कभी तेज और फैसला कुन इक़दाम सल्तनत को दहाड़ने वाला असर दे सकता है। सन 1520 सल्तनत के तख्त पर एक नौजवान सुल्तान ने कदम रखा। नाम था सुलेमान द मैग्निफिकेंट। अपनी जहनी महारत के साथ वो जानता था कि उस्मानी सल्तनत अब सिर्फ फौजी ताकत से नहीं बल्कि कानून, इंतजाम और हिकमत के साथ भी संभाली जाएगी। सन 1521 बलगरात फतह किया। ये मुहासरा सिर्फ जमीन पर कोई कब्जा नहीं था, ये उस्मानी सल्तनत का ऐलान था यूरोप को बताने के लिए कि अब एक नए सल्तनत का दौर शुरू हो चुका। सन 1526 में मुआसास की जंग। हंगरी के मुकाबले में उस्मानी फौज अपनी तेज हिकमती अमली के साथ और मजबूत फौज के साथ खड़ी थी। ये फतह न सिर्फ जमीनी बल्कि यूरोप में उस्मानी असर थे। सुलेमान द मैग्निफिकेंट ने न सिर्फ जंगें लड़ी बल्कि वो एक नया नज़म लेकर आया, कानून साजी, इंतजामी इस्लाहात, अदालत और फौज में निज़ाम। सन 1535 से 1541 तक मेसोपोटामिया, नॉर्थ अफ्रीका एंड मेडिटेरियन में उस्मानी ताकत का दायरा बढ़ा। ये वो दौर था जब सल्तनत ने दिखा दिया कि एक सुल्तान सिर्फ जंगजू नहीं बल्कि कानूनदान, हुक्मरान और फातेह भी हो सकता है। एंड तारीख ने स्टिल नोट किया कि सुलेमान द मैग्निफिकेंट ने उस्मानी फौज को ताकत और इज़्ज़त के साथ उरूज के एक नए दहाने पर पहुंचा दिया। एंड इसी के साथ कई सुल्तान गुजरे एंड एट द एंड आया 1876। तख्त खाली था एंड सल्तनत की ताकत बहुत कमजोर। एंड फिर एक नाम उभरा, अब्दुल हमीद II। उसकी महारत ये जानती थी
کہ اب عثمانی سلطنت صرف فوج اینڈ زمین سے نہیں بلکہ عقل، سیاست اور نظم و ضبط سے بچائی جا سکتی ہے۔ سن 1877 سے 1878 تک روسو ترکش جنگ، یہ جنگ بہت سخت تھی، لیکن عبدالحمید نے سیاست اور حکمت کے ذریعے سلطنت کے کچھ حصے بچا لیے اور عوام کو سٹل متحد رکھا۔ اس دور میں تعلیم، ریلوے اور خطوط کا نظام انتہا مضبوط کیا۔ سلطنت کے اندر سفارتکاری اور انتظامی اصلاحات وہ چیزیں تھی جو سلطنت کو سٹل زندہ رکھے ہوئے تھی۔ سن 1908 اسی کے ساتھ ینگ ٹرکس کا اثر بڑھا۔ عبدالحمید II کے دور میں سلطنت جدید دنیا کے دباؤ میں تھی، مگر اس نے تاریخ میں ایک مضبوط سبق چھوڑا کہ کبھی طاقت صرف تلوار سے نہیں بلکہ حکمت، نظم اور سیاسی بصیرت سے قائم رہتی ہے۔ عبدالحمید II کا دور کوئی اختتام نہیں تھا بلکہ عثمانی ریاست کے آخر کے عظیم سبق کا حصہ تھا۔